हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चलती होगी। आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री के बुक का पहला चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई देश, जब कोई मातृ देश या जैसे कि हमारे संदर्भ में हो गया ब्रिटेन, इनके ब्रिटेन द्वारा यानी कि ब्रिटेन ने बहुत समय तक विश्व के बहुत देशों पर राज किया था। भारत पर भी उसने काफी समय तक राज किया था। यानी कि जब किसी एक मातृ देश द्वारा किसी छोटे या कमजोर देश पर शासन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि किसी देश को गुलाम बना के रखने को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। तो भारत भी एक लंबे समय तक ब्रिटिश का गुलाम रहा था। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले कि उसकी क्या क्या नीतियां थी उस समय। बंगाल और वहां के जमींदार। चैप्टर का थोड़ा मैं इंट्रो दे देना चाहता हूँ आपको कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस प्रकार जब ब्रिटिश द्वारा कृषकों को संबंधित या राजस्व से संबंधित नीतियों को एक निश्चित कर दिया गया था, यानी कि राजस्व की एक निश्चित स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया था, उसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। और किस प्रकार उसमें धांधली होती थी, किस प्रकार जमींदारों द्वारा उचित समय पर उसका भुगतान नहीं किया जाता था, और अपनी जमींदारी को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा क्या क्या नीतियां अपनाई जाती थी, क्या क्या प्रयास किए जाते थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे। बंगाल और वहां के जमींदार। सबसे पहले जो उपनिवेश जिसे बनाया था, यानी कि बंगाल के क्षेत्र को बनाया था, क्योंकि वह क्षेत्र व्यापार के लिए काफी अधिक फेमस था। वहां पर यानी कि नदियां, इन सबकी नदियां जो नौवहन की एक मुख्य साधन थी, और राजस्व के लिए भी वहां पे बड़ी मात्रा में यानी कि लोग भी उपलब्ध थे। और दूसरा क्या था वहां पे कि वो रेशम व्यापार के लिए भी बंगाल बहुत ज्यादा फेमस था। तो जब बंगाल में हमने क्या किया, जमींदार जो वहां के थे, तो वर्तमान में की गई नीलामी के बारे में पढ़ेंगे कि वहां किस प्रकार नीलामी की गई है, किस प्रकार जमींदारी की, यानी कि वर्तमान के राजा जो थे वहां उनकी किस प्रकार जमींदारी की नीलामी की गई थी, उसके बारे में चैप्टर में बताया गया। 1797 में वर्धमान में नीलामी की गई थी। यानी कि 1797 में वर्धमान में नीलामी का प्रयास शुरू किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा द्वारा धारित महाल यानी कि भू संपदा बेची जा रही थी। यानी कि राजा द्वारा जो भू संपदाएं थी उनको बेचा जा रहा था। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों, क्या रीजन था कि उनके महल जो भू संपत्ति थी उसको बेचा जा रहा था। 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था। यानी कि 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के कौन थे, गवर्नर जनरल थे, तो उनके द्वारा क्या इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि इसके अंदर ब्रिटिश द्वारा यह सोचा गया है, यानी कि बहुत समय तक तो ब्रिटिश के जो भी दिग्गज नेता थे, ब्रिटिश के जो नेता थे, उनके द्वारा क्या हुआ, एक विचार विमर्श हुआ, इस पर वार्ता हुई बहुत समय तक कि भारत में ऐसी कौन सी राजस्व प्रणाली को अपनाया जाए जिसके माध्यम से एक राजस्व उचित समय पर भी आता रहे और उससे किसानों को भी लाभ हो, जमींदारों को भी लाभ हो। तो ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा बहस करने के बाद, यानी कि ब्रिटिश के जो नेता थे उनके बीच बहुत मत भिन्नता के बावजूद एक प्रणाली को अपनाया गया और मत एकता उसमें स्थापित की गई, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आप इसे याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी। यानी कि इसमें क्या था कि राजस्व की राशि को एक निश्चित कर दिया गया था, यानी कि जमींदारों द्वारा एक निश्चित समय पर इतना भुगतान करना पड़ता था और वो लंबे समय तक के लिए निश्चित कर दिया गया था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि ब्रिटिश को इससे उम्मीद थी कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक, इसका कोई टाइम पीरियड वैसे डिफाइन नहीं किया गया था, पर अगर एक समय तक राजस्व की मात्रा में निश्चित कर दी जाएगी तो हो सकता है ब्रिटिश को जो समस्या है और युद्ध जो लड़ने पड़ते हैं उसमें उसे इतनी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक निश्चित राशि का उसे भुगतान जमींदारों द्वारा किया जाता रहेगा समय समय पर, तो इसका लाभ उन्हें मिलता रहेगा। तो ब्रिटिश द्वारा राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी, प्रत्येक जमींदारों द्वारा अदा। अब क्या थी, इसे सभी जमींदारों को, जितने भी जमींदार थे उन सबको ये अदा करनी पड़ती थी अगर वो अदा करने में असमर्थ होते थे। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वर्तमान के राजा की जमींदारी को नीलाम क्यों किया जा रहा था, क्योंकि हो सकता है कि वो क्या हो अपनी जमींदारी को बचाने में असमर्थ रहे हो, क्योंकि वो राजस्व का उचित समय पर भुगतान नहीं कर पाए हो। इसके बारे में मैं आपको एक बाद में भी एक बताऊंगा कि सूर्यास्त विधायन लागू था। यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले यदि कोई जमींदार भुगतान करने में असमर्थ रहता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो एक ब्रिटिश की ये नीति थी। अगर राजस्व चुकाने में असफल तो संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी जमींदार संपदाओं को यानी राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ रहता था तो उसकी पूरी संपत्ति या पूरी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में आप सोच रहे होंगे कि अगर ये संपत्ति किसानों की थी, अगर वो खेत किसानों के थे, तो नीलाम करने का क्या उसका बेनिफिट है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो भूमि का स्थायी मालिक किसानों की जगह पे किसको घोषित कर दिया गया था? जमींदारों को। भूमि का स्थायी मालिक जमींदार हो गए थे।
यानी कि भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया था किसके पक्ष में, जमींदारों के पक्ष में। अब जब जमींदार उसके भूमि के मालिक हो गए, अगर वो राजस्व नहीं चुकाते हैं, राजस्व चुकाने में असमर्थ रहते हैं, तो उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था, उनकी जमींदारों को किसी दूसरे जमींदारों को बेच दिया जाता था। परंतु कुछ कुछ जो राजा महाराजा होते थे, कुछ कुछ जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, वो क्या हो जाते थे, उस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होते थे, शक्तिशाली हो जाते थे, जो अपनी जो अधिकार है, जो अपने जो भी प्रभुत्वशाली उन्होंने अपना एक बना रखा है उस क्षेत्र में, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसलिए ये एक घटना बता रखी है वर्धमान के राजा की, कि किस प्रकार वो अपनी जमींदारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, किस प्रकार वो उसमें धांधली करते हैं, किस प्रकार जब जमींदारों द्वारा, जब ब्रिटिश द्वारा उनकी जमींदारी को नीलाम किया जाता है, तो वो अपने लोगों को बेचकर अपने जो गुलाम है, अपने जो जो भी उनके नौकर चाकर है, उन सबको ही जो अपनी क्या कर देते हैं, जमींदारी बेच देते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर उन्हें। तो ये असफल रहते संप्रदाय। वर्धमान के राजा पर राजस्व की बकाया राशि ज्यादा थी, यानी कि वर्धमान के राजा पर राजस्व की राशि बहुत ज्यादा बकाया थी, वो उसे चुका नहीं रहे थे, और जिसके कारण उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जा रही थी। जब कलेक्टर को इस बात का पता चला कि वो चुका नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जमींदारी को नीलाम करने के लिए घोषणा कर दी। नीलाम जब घोषणा करी, तो उसमें अधिकतर लोग कौन थे, जो उस वर्धमान के राजा के अधिकतर समर्थक थे, यानी कि नौकर हो सकते हैं, उससे संबंधित कोई रिश्तेदार हो सकता है, उसी के व्यक्ति थे, और उन्हीं के द्वारा उसे पुनः खरीद लिया गया, जिसके बाद उसका प्रभुत्व दोबारा से वर्धमान के राजा द्वारा उन्हें खरीद लिया गया उनसे, और उनका प्रभुत्व बना रहा। तो इस प्रकार इसमें बहुत बड़ी मात्रा में धांधली की गई थी। वर्धमान के राजा पर राजस्व की बकाया राशि अधिक थी, जिसलिए नीलाम कर दी गई, और 95% बिक्री इसमें फर्जी थी। लगभग 95% से अधिक बिक्री क्या थी, इसमें फर्जी थी, क्योंकि उसी के लोगों द्वारा इसमें क्या कर दिया गया था, खरीदारी की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये इतना सफल नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या रीजन है कि ब्रिटिश ने इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया, क्या कारण है कि ब्रिटिश ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। मैं आपको बताया था कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने का ब्रिटिश का एक तो ये था आशा थी कि उसे राजस्व की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होगी, जिसका यूज वो किस में कर पाएगी, जिसका यूज वो अगर वो किसी देश से युद्ध कर रही है तो उसमें कर पाएगी उसे, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट में राशि हमेशा प्राप्त होती रहेगी। और दूसरा क्या रीजन था, ब्रिटिश को आशा थी कि इससे कृषि निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जब एक राजस्व की मात्रा निश्चित कर दी जाएगी, तो जमींदारों को भविष्य में प्रतिफल की आशा होगी, जमींदार भविष्य में प्रतिफल की आशा होगी, क्योंकि जब भविष्य में फसल की कीमत बढ़ जाएगी, तो हो सकता है वो उसका जो अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बच रहा है जमींदारों का, अतिरिक्त राजस्व जो बच रहा है, वो क्या करेंगे, उसे कृषि निवेश में, कृषि निवेश हेतु देंगे। परंतु ये आशा बढ़ रहा था, इसमें जैसी आशा की गई थी उसका कुछ भी इसमें प्रतिफल अच्छा नहीं हुआ। अब क्या था, अकाल नियंत्रण। ब्रिटिश काल में हमेशा से एक समस्या रही थी कि वहां अकाल होते रहते थे, अकाल पड़ता रहता था, क्योंकि वहां राजस्व इतनी अधिक मात्रा में लोगों से वसूला जाता था, चाहे अकाल पड़े, फसल बोए या ना बोए, या वर्षा हो या सूखा पड़े, पर राजस्व का भुगतान करना अनिवार्य था। पर ऐसी स्थिति में ब्रिटिश को एक ये आशा था कि अगर हम स्थायी बंदोबस्त लागू कर देंगे, तो भविष्य में जब इसकी कीमत बढ़ेगी, तो जमींदार भी हो सकता है किसानों की इस परिस्थिति में सहायता करे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, जमींदारों ने अपने ही लाभ की बुद्धि की थी केवल। अकाल नियंत्रण, एक मुश्त राजस्व प्राप्त होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटिश को आशा था कि उसको हमेशा एक मुश्त राजस्व की भुगतान होता रहेगा, जिसके कारण उसका लाभ उसे भविष्य में जरूर प्राप्त होगा। अब क्या था, कंपनी के प्रति वफादार वर्ग का उभार। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कंपनी के प्रति एक ऐसा वर्ग का उदय होगा जो हमेशा से ब्रिटिश का समर्थक रहेगा, जो हमेशा से यूरोपवाद या पश्चिमी संस्कृति का समर्थक रहेगा, और वो भारतीय जिसे हमेशा से निम्न संस्कृति समझा जाता रहा है, उसका क्या रहेगा, विरोधी रहेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी हुई, क्योंकि 1857 के विद्रोह में ये देखा गया, जब ब्रिटिश के द्वारा विभिन्न लोगों का विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं वहां के राजा महाराजा और जमींदारों ने उनका बहुत अधिक क्या की, सहायता की थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो ब्रिटिश का जो ये उद्देश्य था कि एक ऐसे वर्ग का उदय करना जो उनका पक्षपाती हो, जो हमेशा से ही ब्रिटिश का तरफदार रहे, इसलिए ये सफल हो गई थी ये नीति ब्रिटिश की। अब क्या थी, राजस्व के भुगतान में जमींदारों द्वारा चूक क्यों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या रीजन है कि वो जमींदार राजस्व को चुकाने में असमर्थ रहते थे, क्यों वो राजस्व का भुगतान उचित समय पर नहीं करते थे। तो इसका ये रीजन था कि प्रारंभिक मांगे ऊंची थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब ब्रिटिश द्वारा ये फैसला लिया जा रहा था कि हम स्थायी बंदोबस्त लागू करेंगे और उसे एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम तक, यानी कि एक लंबे समय तक उसे बनाए रखेंगे, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जब भविष्य में
फसलें की कीमत बढ़ेगी तो उसका लाभ किसको होगा? उसका लाभ होगा जमींदारों को। और हम बार बार क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज यानी कि परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि पहले ही राजस्व की मांगों को ऊंचा रख दिया जाए ताकि इसका लाभ ब्रिटिश लोगों को मिलता रहे। परंतु इसका क्या हुआ, शुरुआत में फसल का उत्पादन तो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में तो फसलों की कीमत कम ही थी। जब इस इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया उस समय तो फसलों की कीमत कम थी, तो इसका लाभ कैसे मिल पाता? जब वो जमींदार जो राजस्व का संग्रह कर रहा है, जब उसे ही किसानों से उचित मात्रा में राजस्व नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो वो ब्रिटिश को किस प्रकार से भुगतान कर सकता था? यह असंभव था। यानी कि और जब अकाल, सूखा, इन सब घटनाओं को देखा जा रहा था, तो इन सब में भी जमींदारों द्वारा कोई रुचि दिखाई नहीं दे रही थी कि वो किस कारण से इन्हें समर्थन करे, किस कारण से कृषकों की सहायता करे, क्योंकि उन्हें राजस्व का उचित मात्रा में भुगतान नहीं प्राप्त हो पा रहा था। उन्हें अधिक मात्रा में भुगतान नहीं प्राप्त हो पा रहा था क्योंकि फसलों का उत्पादन कम मात्रा में हो रहा था। उस समय फसलों की कीमत भी बहुत कम थी। इसलिए ये नीति तो असफल हो गई कि प्रारंभिक मांगे ऊंची थी, जिसके कारण क्या था कि जमींदार भुगतान नहीं कर पा रहे थे। अब दूसरा रीजन क्या था? 1790 में कृषकों की उपज की कीमतें कम थी। मैंने आपको बता दिया है कि 1790 में जब इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया जा रहा था उस समय इसकी कीमतें बहुत ही कम थी, फसलों की कीमतें बहुत ही कम थी। अगर वो जब अपना माल बेचते थे तो उससे उन्हें कम मूल्य प्राप्त हो पाता था। अगर उन्हें कम मूल्य प्राप्त हो पा रहा है तो डेफिनेटली ये बात है कि वो जमींदारों को भी कम भुगतान करेंगे। जमींदार को जब कम भुगतान करेंगे या कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में अकाल, सूखा, वर्षा, बाढ़ आ जाने की स्थिति में क्या होता था, उनकी फसलें बहुत सारी नष्ट हो जाती थी। तब भी उन्हें ये अनिवार्य था कि वो राजस्व का भुगतान करे ही करे। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर संकट उत्पन्न हो जाता था कि किसानों को राजस्व इकट्ठा करने में असमर्थ थे। तो ऐसी स्थिति में जो जमींदार थे, क्या जब अकाल पड़ जाए तो किसान कहां से देगा? वो उसके पास इतना भी नहीं होता था कि वो अपना घर का पालन पोषण भी कर सके। तो वो किस प्रकार जमींदारों को भुगतान करेगा राजस्व का? अगर जब जमींदार को ही उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है तो ब्रिटिश को किस प्रकार देगा? इसलिए एक रीजन ये भी था कि उसकी नीलामी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती थी, जमींदारों को बार बार हस्तांतरण होता रहता था। तो अब क्या, राजस्व असमान थे। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बता दिया कि फसल अच्छी हो या बुरी हो, उनसे ब्रिटिश को कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटिश का बस एक ही उद्देश्य था कि अपना लाभ करवाना। वो अगर अकाल पड़े, सूखा पड़े, बाढ़ आए, इससे कोई मतलब नहीं उन्हें। उनका बस ये था कि अपना उद्देश्य की पूर्ति करना और जितना भी राजस्व प्राप्त हो रहा है उसका संग्रह करना। यदि जमींदार उचित समय तक, सूर्यास्त विधान लागू था, मैंने आपको बताया था कि सूर्य अस्त होने से पूर्व यदि कोई भी जमींदार राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। वर्धमान के राजा के साथ भी सेम यही घटना हुई थी, जिसके कारण उसकी नीलामी कर दी गई थी, उसकी जमींदारी की नीलामी कर दी गई थी। तो क्या हुआ, खराब भुगतान और अनिवार्यता, चाहे अच्छी हो फसल हो या बुरी हो, उन्हें भुगतान करना ही था। सूर्यास्त विधान लागू था, मैंने आपको बता दिया। इसका क्या मतलब है? जमींदारों के पास सीमित अधिकार थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जमींदार, अब कोई कोई हो सकता है कि किसान जानबूझकर भुगतान ना करना चाहता हो सकता है ना, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि कोई कोई किसान जो समृद्ध हो तो वो क्या करेगा कि अपने पास लठधार रख सकता है, जिसके कारण क्या वो जमींदारों को भुगतान क्यों करे, उसका थोड़ी ना कोई उसे लाभ हो रहा है। तो वो हो सकते कोई कोई किसान यानी भुगतान नहीं भी करते थे। तो जिसका, अब जमींदारों के पास क्या था, जमींदारों से जो भी शक्ति थी, स्थानीय न्याय की शक्ति थी, पुलिस व्यवस्था की शक्ति थी, उसे भी किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा विनियमित किया जा रहा था। ब्रिटिश भी ये चाहते थे कि जमींदार अधिक मात्रा में शक्ति प्राप्त न करे, जिसके कारण वो भुगतान ही बाद में ना करे। तो इसलिए वो उसकी शक्तियों को भी विनियमित कर रहे थे, वो उसके अधिकारों को भी सीमित कर रहे थे। जिसका क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? जो जमींदार थे वो उनसे लठदारों से निपटने में असमर्थ थे, जिससे वो उचित समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। उम्मीद है कि यह पसंद आया होगा आपको। शक्ति छीन ली गई। अब क्या था, अमला। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि अमला क्या है, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि जमींदारियों के अधिकारी को अमला कहते थे। यानी कि जमींदार का जो अधिकारी होता था, जो राजस्व को संग्रह करता था, उसे क्या कहते थे, अमला कहते थे। राजस्व का संग्रहण करने वाले को क्या कहते थे, अमला कहते थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।